एक बात ऑनेस्टली बताइए, सैलरी आते ही पहले ही मन में कैलकुलेट करने लगते हो ना कि इस बार इतना घर के लिए जाएगा, इतना बच्चों के लिए, इतना बिल्स में, और इस बार थोड़े पैसे बचा भी लेंगे। फिर सैलरी आती है तो पहले कुछ दिन तो बैंक बैलेंस देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि वाह इस बार तो पैसे बचे हुए हैं। लेकिन फिर आती है 25 तारीख और अकाउंट खोलते ही कि यार पैसा गया कहाँ। तो अगर ये सिचुएशन आपको बहुत फैमिलियर लग रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं हो सकता है प्रॉब्लम आपकी मनी हैबिट्स हो। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आज मैं आपको अपनी बनाई हुई कोई फाइनेंशियल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करने वाली। इस वीडियो के लेसन्स मैंने पर्सनल फाइनेंस बुक्स, बिहेवियरल साइकोलॉजी और फाइनेंशियल रिसर्च से निकाले हैं और उन्हें मैंने आपकी एवरीडे लाइफ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया है, ताकि आपको सिर्फ ये पता न चले कि गलती क्या है, बल्कि ये भी पता चले कि उसे ठीक कैसे करना है। क्योंकि हो सकता है आपकी इनकम अच्छी हो लेकिन आपकी ये 7 मनी हैबिट्स हर महीने चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को खा रही हो। और इनमें से एक हैबिट तो ऐसी है जिसे शायद आप आज तक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन समझते आए हैं। और दोस्तों, आज की बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कम कमाते हैं। कई बार अच्छी सैलरी वाले लोग भी मंथ के एंड में सोचते हैं कि यार इतना कमाने के बाद भी मेरे पास वेल्थ नहीं बन रही। क्योंकि दोस्तों, इनकम और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। सैलरी बढ़ सकती है लेकिन अगर उसके साथ आपकी स्पेंडिंग्स भी बढ़ती गई तो बैंक बैलेंस जरूरी नहीं है कि बढ़े। तो आज देखते हैं वो 7 मनी हैबिट्स जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो हैबिट नंबर 1 है, जो बचेगा वो बचा लेंगे। पहली गलती, और शायद सबसे कॉमन भी, कि हम सेविंग को मंथ के एंड के लिए छोड़ देते हैं। सैलरी आई, सबसे पहले रेंट दिया, फिर स्कूल की फीस भरी, फिर ग्रोसरीज, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर शॉपिंग, फिर बाहर खाना, और फिर कोई अचानक खर्च आ गया और मंथ के एंड में इस मंथ तो खर्च थोड़ा ज्यादा हो गया, अगले महीने से सेविंग पक्का। फिर नेक्स्ट मंथ आता है, फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाती है। तो यही रीजन है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में एक बहुत पॉपुलर प्रिंसिपल मिलता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब दुनिया के सारे खर्च करने के बाद जो बचा वो आपका नहीं है। सैलरी आते ही अपने फ्यूचर के लिए एक हिस्सा अलग कर लीजिए। सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है 10% से, फिर इनकम बढ़े तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा लो। क्योंकि अगर पैसा आपके हाथ में रहेगा तो माइंड उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा। तो सेविंग का सबसे आसान तरीका है कि उस पैसे को खर्च करने का मौका ही मत दो। हैबिट नंबर 2, इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 से 70,000 होगी। आपको लगता है कि अब थोड़ा अच्छा फोन तो बनता है, फिर फोन अपग्रेड कर लिया, उसके बाद कार अपग्रेड कर ली, फिर रेस्टोरेंट, फिर थोड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाने लग गए, फिर शॉपिंग बजट थोड़ा बढ़ा दिया, और कुछ महीनों बाद वो इनकम बढ़ गई लेकिन सेविंग्स वही की वही है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी वेल्थ और दिखावे के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह समझाती है। और यहाँ एक कड़वी बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ते ही आपकी लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ जाती है तो आप ज्यादा कमाकर भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनकम बढ़े तो पूरी एक्स्ट्रा इनकम लाइफस्टाइल में मत डालिए। मान लीजिए 10,000 रुपए सैलरी बढ़ी तो पूरा 10,000 खर्च करने के बजाय उसका एक मीनिंगफुल पार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरफ रिडायरेक्ट कर दीजिए। थोड़ा एंजॉय भी कर लो लेकिन हर इंक्रीमेंट के साथ अपनी पूरी लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो। सैलरी बढ़ना सिर्फ खर्च बढ़ाने का परमिशन स्लिप नहीं है। लेकिन ये 2 हैबिट्स तो कम से कम दिखाई देती हैं। अब तीसरी हैबिट देखो, इसमें आप कोई 50,000 की शॉपिंग भी नहीं करते, फिर भी मंथ के एंड में हजारों रुपए गायब हो जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि मैंने खर्च किया कहाँ। तो हैबिट नंबर 3 है कि अरे सिर्फ 300 ही तो हैं। देखो, रात को बोर फील हो रहा था तो आपने क्या किया, फूड ऐप खोला,
कि कुछ अच्छा मंगा लेते हैं। 350 रुपए का देखा कुछ भी, फिर इंस्टा पर कोई प्रोडक्ट दिखा कि अरे ये तो यूजफुल है और रेट क्या है 699 रुपए। फिर सेल का नोटिफिकेशन आया कि 999 में 2 टी शर्ट मिल रही हैं और हम बोलते हैं कि अरे यार इतने से क्या फर्क पड़ेगा। एक 300 रुपए का खर्च सच में आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन यही खर्च बार बार हो रहे हैं तो मंथ के एंड में वही छोटी छोटी अमाउंट्स हजारों रुपए बन जाती है। और इसे ही कहते हैं इम्पल्स स्पेंडिंग, कि आज स्पेंडिंग इतनी आसान हो गई है कि खरीदारी करने के लिए आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ता। बस फोन उठाया, टैप किया, पेमेंट किया और पैसा गया। तो जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो स्पेंडिंग बढ़ना भी आसान होगा। तो शॉपिंग एप्स के अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, सेव्ड कार्ड डिटेल्स रिमूव कर दीजिए और नॉन एसेंशियल चीजों के लिए एक वेटिंग रूल रखिए कि कुछ दिन बाद भी जरूरत महसूस हो तब सोचना है लेने के बारे में। क्योंकि पता है कई बार हमें चीजें नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ उस मोमेंट में उसे खरीदने का मन होता है, और दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं हैबिट नंबर 4 पर, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा उड़ाना। अब ये वाली हैबिट थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ऑनेस्टली बताइए कितनी चीजें आपने इसलिए खरीदी है क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी, और कितनी इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। शादी में नया आउटफिट, क्यों? सब नया पहन कर आएंगे इसलिए ना। नया फोन, क्यों? अब पुराना थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है। नई कार, क्यों? मेरे आसपास सब अपग्रेड कर चुके हैं। तो यही है स्टेटस स्पेंडिंग। द मिलियनर नेक्स्ट डोर जैसे रिसर्च बेस्ड वर्क में वेल्थ बिल्डिंग और दिखावे के बीच का फर्क सामने आता है। लेकिन सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और डेंजरस बना दिया है। आप किसी की इंस्टा स्टोरी देखते हो, नई कार, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी रेस्टोरेंट, डिजाइनर बैग, और अचानक लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस पिक्चर के पीछे कितनी EMI है। आप किसी की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ जज कर रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस गेम है। तो अगली बार कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए कि अगर दुनिया में कोई मेरी ये चीज देख ही ना पाई तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा। अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल खरीदना बहुत महंगा शौक है। तो अब तक हमने उन चीजों की बात की जिनसे पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन अब एक और सवाल है कि अगर कल अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए तो क्या आपकी लाइफ सिर्फ एक मंथ भी आराम से चल सकती है? अगर इसका जवाब नहीं है तो अगली हैबिट को इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो हैबिट नंबर 5 है इमरजेंसी फंड न होना। हम सब सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, जॉब है, इनकम आ रही है, घर चल रहा है, लेकिन जिंदगी कोई कैलेंडर देखकर प्रॉब्लम नहीं भेजती। जॉब लॉस हो सकता है, घर में अचानक बड़ा एक्सपेंस आ सकता है, कोई मेजर रिपेयर आ सकती है, कोई मेजर बीमारी भी आ सकती है। तो ऑप्शन क्या बचते हैं? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उधार, और फिर इमरजेंसी के साथ डेब्ट भी जुड़ जाता है। तो यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टार्ट होता है। और अगर अभी इतना भी पॉसिबल नहीं है तो छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि इमरजेंसी के लिए आपके पास फंड्स हों। इमरजेंसी फंड आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको मुश्किल समय में, मजबूरी में गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। हैबिट नंबर 6, हर महंगी चीज को असेट समझना। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, घर लिया असेट, कार ली असेट, फोन लिया असेट, और फिर हम कहते हैं कि मैंने भी तो असेट बना लिया। लेकिन दोस्तों, महंगा होना और वेल्थ बनाना एक बात नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड ने असेट और लायबिलिटी की कंसेप्ट को पॉपुलर बनाया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी बड़ी परचेज को सिर्फ उसकी प्राइस देखकर जज मत कीजिए। जैसे आपने 15 लाख रुपए की कार खरीदी, EMI है, फ्यूल है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है,
तो सिर्फ कार की प्राइस देखकर ये मत सोचो कि आपने 15 लाख रुपए की वेल्थ बना ली। तो बड़ी परचेज से पहले खुद से पूछिए कि इस चीज की टोटल कॉस्ट क्या है, और दूसरा, क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट कर रही है। और हमेशा याद रखिए, ईएमआई अफोर्ड कर पाना और किसी चीज को फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हैबिट नंबर 7, अभी नहीं बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आती है वो हैबिट जो सुनने में इनोसेंट लगती है लेकिन सालों निकाल देती है कि अभी सैलरी कम है, अभी एक्सपेंसेस ज्यादा है, अगले साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर अगला साल आता है, कोई नया एक्सपेंस आ जाता है, फिर कहते हैं अब सैलरी थोड़ी और बढ़ने दो, और ये बाद में कभी खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिंग में टाइम और कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा डाल दो। पहले बेसिक्स समझिए, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को देखिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, अपने गोल और रिस्क कैपेसिटी समझिए, फिर सुटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट कीजिए। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन शुरुआत को हमेशा पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम का वेट करते करते कई लोग फाइनेंशियली पीछे चले जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरी गलतियां तो समझ आ गई, लेकिन अब प्रैक्टिकली करे क्या, तो ये 5 काम आज से स्टार्ट कीजिए। पहला, ट्रैक योर एक्सपेंसेस, कि अगले 30 डेज तक अपना हर खर्च लिखिए, चाहे 50 रुपए हो या 5000 रुपए हो। आपको पता होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। जिस खर्च को आप ट्रैक नहीं करते उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। नंबर 2, ऑटोमेट योर सेविंग्स। सैलरी आते ही फिक्स अमाउंट अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करें, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। नंबर 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। धीरे धीरे 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस का क्वेश्चन बनाने का टारगेट रखो। 4, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को प्रायोरिटी दीजिए। देखो, क्रेडिट कार्ड या हाई इंटरेस्ट पर्सनल डेब्ट है, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाने की कोशिश और इधर बहुत हाई इंटरेस्ट देना आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को खींच सकता है। नंबर 5, स्टार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। रिसर्च की, अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझिए और फिर डिसिप्लिन तरीके से स्टार्टिंग कीजिए। 500 रुपए से भी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन 0 से तो वो बेटर ही है। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर कि मैं इतना कमाता हूं फिर भी फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो शायद आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इनकम नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि आप सैलरी आते खुद को रिवार्ड कर देते हैं, बचा हुआ पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं, हर इंक्रीमेंट के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं, छोटे खर्चों को इग्नोर करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं रखते, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो हमेशा कल। और फिर ईयर के एंड में कहते हैं कि पता नहीं यार, पैसा टिकता ही नहीं। पैसा टिकता है, लेकिन उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि कमाई आपको इनकम देती है, लेकिन आपकी हैबिट्स आपकी वेल्थ बनाती हैं। और अगर हैबिट्स नहीं बदली तो सैलरी 50,000 से 1 लाख होने के बाद भी हो सकता है आपकी स्टोरी वही रहे। तो इन 7 हैबिट्स में से आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अपनी गलती कमेंट करने में शर्म मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की स्टार्टिंग तब होती है जब हम एक्सक्यूज देना बंद करके अपनी हैबिट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जहां बुक्स, रिसर्च और रियल लाइफ एग्जांपल्स से कॉम्प्लिकेटेड बातें सिंपल बनाई जाती हैं, तो हमारे चैनल बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी रिसर्च करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पैसा सिर्फ कमाइए मत, उसे संभालना भी सीखिए। थैंक यू।